प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, हम लोग जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया, ये जो सब्जेक्ट है इसको जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्म में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है। आई होप कि आप लोग उसे पढ़ रहे होंगे। कई सारे लेक्चर्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, बट होता है ना कि कुछ चीज़ें नहीं समझाने पे वो चीज़ें समझ में नहीं आता है। तो उस चीज को जो है हम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझेंगे और कोशिश करेंगे आपको और बेटर तरीके से समझाने की। बट अगर आपका कोई डाउट्स आता है तो आप हमें जरूर बताइएगा चैट बॉक्स में, क्योंकि आपको एक ग्रुप मिल जाता है। जैसे ही आप कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको एक ग्रुप मिल जाता है, तो उस ग्रुप में आप जो है हमें मैसेज करके जरूर बताइए, ताकि आपका बेटर हेल्प किया जा सके, है ना। क्या इम्प्रूवमेंट हमें और करनी चाहिए, किस चीज को लेकर और आपको फोकस करना चाहिए, इन सभी को लेकर। तो यहाँ पे आज का क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वाई हैज द इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म पुअरली इन रिफॉर्म पीरियड। जब रिफॉर्म हो रहा था, है ना, उस दौरान का जो पीरियड था, उस कंडीशन में इंडस्ट्री सेक्टर बहुत खराब स्थिति में था। क्यों? उसका कारण था, सबसे पहला कारण था कि चीप इंपोर्ट्स, है ना। जो डिमांड था इंडस्ट्रियल आउटपुट्स का वो रिड्यूस हो गया था ड्यू टू चीपर इंपोर्ट्स के कारण से। द इंपोर्ट्स फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज वर चीपर ड्यू टू रिमूवल ऑफ इंपोर्ट टैरिफ, है ना। जो इंपोर्ट का जो टैरिफ था उसको हटाने के कारण से जो सामान आता था विदेशों से वो क्या हो जाता था, सस्ता हो जाता था, जिसके कारण से जो डोमेस्टिक डिमांड्स थे गुड्स के वो क्या होने लगे, फॉल होने लगे, कमी उसमें जो है देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन कंपनी था, यानी जो आउट ऑफ इंडिया से जो भी प्रोडक्ट आते थे वो सस्ता भी होते थे और क्वालिटी भी जो है अच्छा मिलता था, है ना। और इवन अभी भी मिलता है। आप देखो ना, इंडिया में कितने मोबाइल कंपनी, अगर मोबाइल को ही अगर आप देखोगे तो इंडिया में मोबाइल कंपनी कितना है, 3-4 हैं गिने चुने। उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस एक दो ही जो है करते हैं, सभी तो नहीं करते हैं। लेकिन वही अगर आप फॉरेन कंट्री का अगर आप देख लो तो कई सारे मोबाइल कंपनी आएंगे, जैसे सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, आईफोन हो गया। तो ये सब इवन एक बेटर फीचर्स के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं और सस्ते भी होते हैं एज कंपेयर टू जो इंडियन मोबाइल इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं उनके कंपनी कंपैरिजन में। तो ये कारण है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो पुअरली परफॉर्म करने लगा रिफॉर्म पीरियड के बाद, है ना। जैसे ही रिफॉर्म हुए उसके बाद, उसके अलावा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उसको चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और वो इन्वेस्टमेंट जो है डोमेस्टिक जो भी फॉर्म्स थे उनको जो है नहीं मिल पाया with their developed foreign counterparts in term of products and quality and goods, है ना। देखो, जो फॉरेन कंट्रीज थे, है ना, वो जहां से प्रोडक्ट इंपोर्ट होते थे, वहां से जो भी प्रोडक्ट आते थे उसको काउंटर करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जो कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट जो है नहीं हो पा रहा था, मिल ही नहीं पा रहा था। तो ये कारण था जिसके कारण से जो है पुअरली परफॉर्म करने लगा। जैसे इंडिया का मोबाइल ही देखो ना, जैसे माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, इंटेक्स हो गया, तो ये सभी कंपनी जो है छोटे स्केल पे काम करती है। बड़े स्केल पे काम करने के लिए उसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और इन्वेस्टमेंट मिल नहीं रहा था, मिलता नहीं है, तो कहाँ से बनाएगा। प्लस यहाँ पे इतना ज्यादा टैक्सेस हो जाती है कि नहीं कर पाता है। वहाँ पे सारी चीजें स्किल्ड लेबर होते हैं एकदम एग्जैक्ट कि हाँ हमको जो है स्क्रीन बनाना है तो स्क्रीन में ही बनाएगा, बैटरी बनाना है तो बैटरी। और वहाँ पे असेंबलिंग का काम ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई प्रोडक्ट खुद से बनाता नहीं है, आधा से ज्यादा प्रोडक्ट मंगवाता ही है, उसके बाद यहाँ पे असेंबल होता है, और वहाँ पे प्रोडक्ट को बनाए जाते हैं, जो भी पार्ट्स है उसको बनाए जाते हैं, और उसके बाद उसका असेंबल करके मार्केट में बेच दिया जाता है। उसके बाद है हाई लैंड
टैरिफ बैरियर बाय डेवलप्ड कंट्रीज, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उस पे हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, जिसके कारण से ये डिफिकल्ट होता है टू एक्सेस डेवलप्ड कंट्री मार्केट ड्यू टू हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स मेंटेन बाय डेवलप्ड कंट्री। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके द्वारा हाई नॉन टैरिफ बैरियर जो है लगाए गए हैं, ताकि कोई वहां से बिना कोई परमिशंस के कुछ प्राप्त न करे। जैसे यूएस डिड नॉट रिमूव कोटा रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना से जो कोटा रिस्ट्रिक्शन होता है इंपोर्ट्स का, वो रिमूव नहीं करता है। एग्जांपल के तौर पे वनरेबल एंड इन्फेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो प्री लिबरलाइज्ड पीरियड था उस कंडीशन में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थे उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता था, प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट थे ताकि ग्रो और एक्सपैंड कर सके। बट जब लिबरलाइजेशन हुआ तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थे उसमें स्टिल वही डेवलपमेंट रहे जो उसका प्री लिबरलाइजेशन पीरियड से पहले था, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इफेक्टिव तरीके से फंड्स इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाए और यहाँ पे ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजीज थी उसी को काम करते गए। जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हुए उसका यूज नहीं किया गया, है ना, और अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझने लगे, जिसके कारण से ये चीज़ें जो है हुई और इसके कारण से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है लिबरलाइजेशन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। उसके बाद है अगला आपका क्वेश्चन कि डिस्कस इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया इन द लाइट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर, है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म को बताना है, डिस्कस करना है कि इंडिया में इन द लाइट ऑफ मतलब इन द केस ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर के केस में तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है इनेबल्ड किया गया इंडिया में ताकि कंप्लीट इंटरनेशनल मार्केट को क्या किया जा सके, एक्सेस किया जा सके। दिस फैसिलिटी द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्रीज, है ना, ताकि इंटरनेशनल बाउंड्रीज तक जो है गुड्स का और सर्विसेज का क्या हो सके, मूवमेंट हो सके। फर्दर इंक्रीज्ड इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट इन टू द इंडिया have eliminated the shortage of foreign exchange to finance imports of sophisticated and advanced technology to India, है ना। इंडिया में एडवांस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो सके उसके लिए जो है यहाँ पे ये रिफॉर्म्स जो है किए गए ताकि और बेटर जो है क्या हो सके, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस हो सके हमारे इंडिया में और उससे क्या हो सके, लोग सीखें और लोग सीखने के बाद उसका बेटर यूटिलाइजेशन जो है कर सके। ओके, मोर ओवर द बूम इन आउटसोर्सिंग एंड सर्विस सेक्टर लेंड इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जीडीपी टू इंक्रीज बाय मेनी फोल्ड्स, बट ऑन द अदर साइड एग्रीकल्चर that employed a significant proportion of population failed to benefited by these economic reforms। लेकिन जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, लेकिन उससे एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई बेनिफिट नहीं मिला, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई बेनिफिट नहीं मिला, चाहे कितना भी इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, उसे एग्रीकल्चर को जो सेक्टर था उसको कुछ नहीं मिला। कब? जब 1991 में रिफॉर्म्स हुए थे तब। ऑल्सो द रिफॉर्म फेवर्ड द हाई इनकम ग्रुप पॉपुलेशन एट द कॉस्ट ऑफ देयर पुअर काउंटर पार्ट, जिनका इनकम ग्रुप हाई था एट द कॉस्ट ऑफ पुअर काउंटर पार्ट्स के फेवर में आपके हुए, लेकिन कुछ ज्यादा जो है फेवर यहाँ पे देखने को नहीं मिला। This resulted in wide and still increasing economic and social inequalities among different section of population। जो भी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है अलग अलग, उसमें जो है सोशल इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा
इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि जो हाई इनकम वाले ग्रुप है उनको हाई इनकम मिला, लेकिन जो लो इनकम वाले ग्रुप थे उनको कुछ इनकम ही नहीं हुआ। फर्दर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डेवलप द एरिया दैट वर वेल कनेक्टेड विद मेट्रोपॉलिटन सिटीज, लिविंग द रिमोट एंड रूरल एरिया अनडेवलप्ड। देखो, जब रिफॉर्म्स हुआ इकोनॉमिक का, तो उसमें क्या हुआ कि जो वेल डेवलप्ड या जो वेल कनेक्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटी से जुड़ने वाले जो भी शहर थे उसको बहुत अच्छे से या उस एरिया को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया। लेकिन जो रूरल एरिया था, जो रिमोट एरिया था, दूर दराज के क्षेत्र थे, उसे डेवलप नहीं किया गया। Consequently, there were wide regional disparities. The boom in service sector, especially in the form of quality education, superior health care facilities, IT, tourism, multiplex cinemas, etc., were out of reach of poor section of population. जो पुअर सेक्शन है पॉपुलेशन का, वहां पे ये नहीं पहुंचा। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज था वहां पे बेटर तरीके से जो है पहुंचा। कब? जब 1991 में रिफॉर्म्स हुए थे इकोनॉमिक का, तब। जो पॉपुलेशन इंगेज था एग्रीकल्चरल और एलाइड सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वाले सेक्टर्स में, has still not been able to share fruits and advanced technology and modern technique. उसके पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स नहीं मिले। फर्दर हाई इनकम ग्रुप हैज एक्सपीरियंस हाई इनकम एंड लो इनकम ग्रुप को पास तो कुछ था ही नहीं, तो क्या इनकम करेगा? तो वो हार्डली जो है फाइट किया और अपने जिंदगी जीने के लिए वो क्या किया? पैसा कमाना स्टार्ट किया। Thus, it can be concluded that economic reform failed to provide social justice and enhance welfare of जनरल पब्लिक इन इंडिया। इंडिया में जो जनरल पब्लिक थे उनको इनहेंस करने में, वेलफेयरली और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने में क्या रहा? इकोनॉमिक रिफॉर्म फेल रहा। कोई ज्यादा रिफॉर्म्स वगैरह जो है देखने को नहीं मिला। Industry was the lack of investment. On other hand, British government imposed heavy tariff on the export of Indian handicraft products, and on the other hand allowed free export Indian raw materials to Britain and free imports of British products to India। है ना? इंडिया में ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि फ्रीली इंपोर्ट करते थे, है ना, जो भी रॉ मटेरियल्स था उससे। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट्स इंडिया का है और वो ब्रिटिश में आ रहा है तो उस पे हैवी टैरिफ जो है लगाकर उसको रोकते थे, लोड लगाते थे। भाई तुम आ रहे हो हमारे पास बेचने, तो हम तुमको इतना रुपया पे आपको जो है पहले टैरिफ देना होगा, मतलब टैक्सेस देनी होगी, उसके बाद ही आप हमारे यहाँ अपना प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। As a result of heavy tariff, India export become costlier and its demand in the international market fell drastically. That lead to collapse the Indian handicraft industries। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे वो क्या हुआ? कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट पे क्या लगाते थे? टैरिफ लगाए जाते थे, जिसके कारण से इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो डिमांड थी वो कम गई। Simultaneously, the demand of handicrafts products also failed in the domestic market due to a stiff competition from the machine-made textile of Britain। ब्रिटेन के द्वारा जो machine-made textiles लगाए गए थे उसके कंपटीशन में जो इंडियन डोमेस्टिक जो भी मार्केट था वो फेल हो गया, क्योंकि वहां से जो है जो भी प्रोडक्ट्स बनते थे टेक्सटाइल जो लगाए गए थे मशीन्स ब्रिटेन के द्वारा, उससे प्रोडक्ट अच्छे बनते थे, क्वालिटी में कंप्रोमाइज किया जाता था, लेकिन एज कंपेयर टू डोमेस्टिक मार्केट वो थोड़ा बेटर और सस्ता भी आपको मिल जाता था, जिसके कारण से उसे जो है इन चीजों का सामना करना पड़ा।
ओके, यहाँ तक कोई डाउट्स? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग कोलोनियल पीरियड। जब कोलोनियल पीरियड था यानी ब्रिटिश रूल कर रहे थे, उस दौरान कौन कौन साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट थे जो कि एस्टिमेट किए थे कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना होगा। तो एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट was never interested in upliftment of our country, हमारे कंट्रीज के अपलिफ्टमेंट के फेवर में या इंटरेस्ट में कभी नहीं थे। So they never took any initiative to measure India's national and per capita income. Though some economists tried to estimate India's national income and per capita income during colonial रूल, है ना, जो कोलोनियल रूल थे उस दौरान कुछ इकोनॉमिस्ट थे जो ट्राई किए कि एस्टिमेट जो है किया जा सके, बट रिजल्ट आर मिक्स्ड एंड कन्फ्लिक्टिंग। जो रिजल्ट्स मिला वो कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स जो है यहाँ पे देखने को मिले। द फ्लोइंग आर सम ऑफ नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु आर इंगेज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम: दादा भाई नौरोजी, विलियम दिग्वय, फेडरेले सिरेस, V.K.R.V. रॉ एंड R.C. देसाई। ये जो है इकोनॉमिक्स थे जो कि हमारे नेशन के पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो है ट्राई किए थे। ओके, आई होप कि आज का सेशन समझ में आया हो। अगर डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।